हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न इजी मैथ्स क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आपको बोर्ड एग्ज़ाम 2026 के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। आई होप आप सभी का एग्ज़ाम अच्छा हुआ होगा। आप इस वीडियो में अपने आंसर्स को टैली कर सकते हैं। किसी क्वेश्चन में आपको डाउट था या क्वेश्चन में डिफ़िकल्टी या कन्फ्यूजन हुआ था, तो ये वीडियो में मैंने आपको पूरा सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या आया था? फर्स्ट सेक्शन 40 मार्क्स का था, जिसमें आपको एमसीक्यूज भी करने थे। फर्स्ट क्वेश्चन में 15 एमसीक्यूज थे। पहला एमसीक्यू क्या था? x+3 1 3x-7 एंड -5 आर इन प्रोपोर्शन। चार वैल्यूज दी हैं, ये इनको प्रोपोर्शन में बोला है। तो प्रोपोर्शन का फॉर्मूला होता है a/b इज इक्वल टू c/d। फर्स्ट और सेकंड का रेशो इक्वल होता है थर्ड और फोर्थ के। वो प्रॉपर्टी यहाँ यूज़ करके आपको इसे सॉल्व करना था। तो आंसर फर्स्ट पार्ट में ऑप्शन ए था, ये वाला आपका करेक्ट ऑप्शन था। सेकंड पार्ट जो था जीएसटी टॉपिक से आया है। ये यहाँ पर आपको मार्केट प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर गिवन है और जीएसटी जो कस्टमर ने पे करी है, टैक्स जो कस्टमर ने पे किया है वो रुपीस में बताया है। परसेंटेज पूछा है आपसे, द रेट ऑफ जीएसटी परसेंटेज पूछा है। तो परसेंटेज जो हमें फाइंड करना था वो हमने x% मान लिया है और जीएसटी पेड क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन थी। तो जीएसटी पेड एक्चुअली में x% ऑफ जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है उसके अकॉर्डिंग निकलती, लेकिन हमें ऑलरेडी जीएसटी दी हुई थी तो हमने जीएसटी पेड में वैल्यू पुट करी और x को फाइंड किया। तो परसेंटेज जो आना था यहाँ पर वो ऑप्शन सी 18 आना था। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। पार्ट नंबर थर्ड मीन मीडियन मोड टॉपिक से है। यहाँ पर मोड पूछा गया था और मोड क्या होता है? मोड होता है नंबर विद लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी, नंबर विद लार्जेस्ट या हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं? नंबर ऑफ टाइम्स। कौन सी वैल्यू ज़्यादा टाइम्स आ रही है? हाईएस्ट का मतलब ज़्यादा बार आने वाली वैल्यू, वो तो यहाँ पे 9 थी। तो सिंपल यहाँ पर आपका आंसर ऑप्शन डी था। नेक्स्ट क्वेश्चन बैंकिंग टॉपिक से आया था। क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 4 जो था, यहाँ पर आपको दो लोग ए और बी बताए हैं जो बैंक में जमा करते हैं और रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% है। ए डिपॉजिट करता है 1500 रुपये एक साल तक। ए ने जमा किए 1500 रुपये फॉर 1 ईयर। कब तक करे? एक साल तक किए और एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 12 बार किस्त जाएगी 1500 की। तो टोटल हो जाएंगे ए के डिपॉजिट 18,000 रुपये। ठीक है, आगे बोला है बी डिपॉजिटेड 1200 फॉर 15 मंथ। बी जमा करता है 1200 रुपये 15 महीने तक। तो बी ने जो किस्त जमा करी हैं 1200 की, वो 15 किस्त जमा करी है, तो 18,000 रुपये इसने भी जमा किए हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन में पूछा है द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ए इज़ 27 मोर देन बी। क्वेश्चन में पूछा कुछ नहीं, बताया है यहाँ पर, और आपको चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन इनमें सही है। ए ने 27 रुपये ज़्यादा इन्वेस्ट किए बी से। हमने क्या देखा? ए ने भी इन्वेस्ट 18,000 किए और बी ने भी इन्वेस्ट 18,000 किए। दोनों ने बराबर बराबर ही तो इन्वेस्ट किया ना, अलग कहाँ किया? तो यहाँ पर आपको ऑप्शन डी आना था। बोथ ए एंड बी आर सेम, दैट मीन्स 18,000 रुपीज़ दोनों ने डिपॉजिट किए थे। तो ये था आपका फोर्थ पार्ट का आंसर। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट, इक्वेशन ऑफ लाइन टॉपिक से था ये। यहाँ पर फाइंड करनी थी इक्वेशन ऑफ लाइन। y इंटरसेप्ट c की वैल्यू दी थी आपको और पैरेलल टू x एक्सिस बोला है। जब कोई लाइन x एक्सिस, ये ग्राफ में x एक्सिस होती है, जब कोई लाइन x एक्सिस के पैरेलल होगी कोई भी लाइन, तो वो x एक्सिस में टकराएगी नहीं, और x एक्सिस में टकराएगी नहीं ना, तो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन जो थीटा होता है वो बनेगा ही नहीं। और जब एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन बनेगा ही नहीं तो स्लोप का आंसर 0 होगा। तो पैरेलल लाइन जब क्वेश्चन में कह रखा है तो इसका अंडरस्टूड है मीनिंग कि जब लाइन पैरेलल होती है तो उसमें स्लोप 0 लिया जाता है। y बराबर mx प्लस c इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मेट लगाएंगे और उसमें x की m की स्लोप की वैल्यू और c y इंटरसेप्ट की वैल्यू फिल करके आंसर आपको फाइंड करना था। तो y बराबर 6 आंसर ऑप्शन ए करेक्ट था इसका। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। पार्ट नंबर 6, आशा बाय 20 रुपीज़ शेयर
₹20 शेयर, ये नॉमिनल वैल्यू है, शेयर ₹20 वाला है, वो खरीदती है। कंपनी 9% डिविडेंड दे रही है, डिविडेंड परसेंट दिया था। परसेंटेज ऑफ रिटर्न जिसे हम प्रॉफिट परसेंट कहते हैं वो भी दिया है। क्वेश्चन में पूछा है एट व्हाट प्राइस डिड शी बाय, आशा ने खरीदा कितने का था। खरीदा या बेचा जो जाता है वो मार्केट वैल्यू पे बेचा जाता है, तो यहाँ पर जो पूछा गया है एमवी पूछी गई है, तो हमने यहाँ एक फार्मूला लगाना था ये सिंपल, जिसमें आपको डिविडेंड परसेंट, प्रॉफिट परसेंट, नॉमिनल वैल्यू, मार्केट वैल्यू सब यूज़ करना होता है, और इसकी हेल्प से, फार्मूले की हेल्प से आप मार्केट वैल्यू को फाइंड करते हैं। 15 आंसर आता है इसका, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अब पार्ट नंबर 7 देखेंगे। यहाँ पर आपको दो फिगर दी हैं, एक स्फेयर है और एक हेमिस्फेयर है। दोनों के टोटल सरफेस एरिया को S1 और S2 से डिनोट कर रखा है, और क्वेश्चन में कहा है बोथ S1 एंड S2 शोन इन द फिगर आर इक्वल, सरफेस एरिया आर इक्वल टू ईच अदर, S1 और S2 आपस में इक्वल है, ऐसा क्वेश्चन में गिवन था। तो सरफेस एरिया स्फेयर का 4πr² होता है, हेमिस्फेयर का होता है 3πr², जिसमें पाई कैंसिल हो जाते हैं, कांस्टेंट वैल्यू, और फिर हम रेशो फाइंड करते हैं यहाँ से R1 और कैपिटल R और स्मॉल r का, तो आपका आंसर आता है √3/2। ये इसका सॉल्यूशन मैंने यहाँ करके दिखा रखा है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन था वो था ऑप्शन नंबर सी। 8th पार्ट, ये फिगर है आपकी, यहाँ पर आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आपको ये जो फिगर दिख रही है ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बाहर का जो एंगल होता है ना, एक्सटीरियर एंगल, वो इंटीरियर अपोजिट एंगल के इक्वल होता है, तो यहाँ पे आपका 65 होगा, ठीक है। और सरकमफ्रेंस पे बना हुआ एंगल 65 है, तो सेंटर वाला उसका दुगना होता है, तो 65 का दुगना 130, यानी x का आंसर 130, यहाँ पर डी ऑप्शन था, ये सॉल्यूशन है इसका। 9th पार्ट, नेचर ऑफ रूट। इसमें आई होप काफ़ी बच्चों को डाउट रहा होगा, इसमें मिस्टेक भी करी होगी कई स्टूडेंट्स ने। यहाँ पर आपको नेचर ऑफ रूट पूछा है। नेचर ऑफ रूट फाइंड करने के लिए ना पहले डिस्क्रिमिनेंट निकाला जाता है, डिस्क्रिमिनेंट कैपिटल डी, जिसको बोलते हैं b² - 4ac। तो यहाँ पर आपको सब्सटीट्यूट करनी थी वैल्यू, यहाँ तक तो सबने कर लिया होगा आई होप, ठीक है। अब पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, पॉजिटिव वैल्यू प्लस की, 0 से बड़ी। डिस्क्रिमिनेंट जब 0 से बड़ा होता है तो रूट्स क्या होते हैं, रियल एंड अनइक्वल होते हैं। मैंने यहाँ लिख रखा है रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। अनइक्वल को डिफरेंट, अनइक्वल मतलब क्या होता है हिंदी में, अनइक्वल का मतलब क्या है, अनइक्वल मतलब सेम नहीं होंगे, इक्वल नहीं होंगे, अनइक्वल होंगे। अनइक्वल मतलब यहाँ पर डिस्टिंक्ट वर्ड जो था ना, डिस्टिंक्ट वर्ड को बोलते हैं डिफरेंट। डिस्टिंक्ट वर्ड का मतलब डिफरेंट। डिस्टिंक्ट और अनइक्वल का सेम मीनिंग है। डिस्टिंक्ट वर्ड भी वही बता रहा है कि अलग अलग वैल्यूज़ होंगी, अनइक्वल भी वही बता रहा है कि अलग अलग वैल्यूज़, मतलब कि यहाँ पर ऑप्शन ए और ऑप्शन डी तो होना ही नहीं था, बी और सी में से होना था। अब यहाँ पर बच्चों ने इस पर ध्यान नहीं दिया होगा, रेशनल और इर्रेशनल, जिन्होंने ध्यान दिया होगा उनका सही गया होगा ये आंसर। रेशनल नंबर तब होता है जब ये हमारी जो वैल्यू फाइंड हुई है ना वो परफेक्ट स्क्वायर हो, लेकिन 72 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 72 का स्क्वायर रूट नहीं फाइंड होगा, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। और जब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ये इर्रेशनल माना जाएगा, यानी यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी आना था, इर्रेशनल वाला, ठीक है। अब आते हैं 10th पार्ट पे। एजर्शन और रीज़न का क्वेश्चन है, सिंपल था। वो कह रहा है एक डाई को रोल किया तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे अगर हम नंबर ग्रेटर देन 6 की। पहली बात, डाई लूडो की जो गिट्टी होती है, लूडो की गिट्टी जिसे हम खेलते हैं लूडो, उसमें नंबर 1 से लेकर 6 तक होता है, और ये कह रहा है ग्रेटर देन 6। ग्रेटर देन 6 मतलब उसमें है ही नहीं जब कोई नंबर, तो आंसर तो इसका 0 होना चाहिए। ये 1/6 दे रहा है, यानी एजर्शन क्या हो गया, गलत हो गया। तो हमें यहाँ पर वो ऑप्शन चूज़ करना है जिसमें एजर्शन को क्या बताया हो, फॉल्स बताया हो। देखो यहाँ पर ए एंड आर आर ट्रू, ये तो गलत है, ए इज़ ट्रू, ये गलत है। एजर्शन एंड रीज़न आर ट्रू, ये भी गलत है। तो बचा तो सिर्फ एक ही ऑप्शन, बी वाला, तो ये होना था एजर्शन इज़ फॉल्स एंड रीज़न इज़ ट्रू। 11th पार्ट, सिमिलैरिटी टॉपिक का है ये। यहाँ पर 2 सिमिलर ट्राइंगल्स के एरिया का रेशो दिया है, और यहाँ पर एक प्रॉपर्टी यूज़ करनी थी, रेशो ऑफ एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल
एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल 2 का जो रेशो है वो यहाँ पर हमें दे रखा है 9/64। लेकिन ये प्रॉपर्टी होती है सिमिलैरिटी में कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनके एरिया का रेशो जो होता है ना वो रेशो ऑफ स्क्वायर ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स या एल्टीट्यूड होता है। तो यहाँ पर रेशो ऑफ देयर स्क्वायर ऑफ एल्टीट्यूड लेना था, एल्टीट्यूड 1 एंड एल्टीट्यूड 2 और 9/64 दिया था। ये हम इधर लाएंगे तो रूट बनना था, सिंपल था, रूट बनता, स्क्वायर हट जाता है यहाँ से, ठीक है। और रूट बनने के बाद 9 का रूट 3 हो जाता है, 64 का रूट 8, तो 3:8 आ जाएगा और एल्टीट्यूड्स का भी रेशो। तो यहाँ पर आंसर आपका ऑप्शन ए है करेक्ट, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। व्हाट मस्ट बी एडेड टू दिस वैल्यू। यहाँ पर एक पॉलिनोमियल दिया है, वो पूछ रहा है इसमें क्या ऐड करना है। तो यहाँ पर मैंने सॉल्यूशन कर रखा है, मान लिया कि इसमें ए ऐड किया और वो बोल रहा है कम्प्लीटली डिविजिबल। कम्प्लीटली डिविजिबल का मतलब आपको रिमाइंडर 0 लेके चलना है। ये जो आप रिमाइंडर फाइंड कर रहे हो ना, इसको इक्वल टू 0 लेके चलना है और जो ए अननोन है उसको फाइंड करना है। तो ए का आंसर -16 आता, ये करेक्ट ऑप्शन बी है यहाँ पर, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट में यहाँ पर आपको सबसे पहले C इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी बोला था। C जो है ए बी का क्या है, मिड पॉइंट। तो कोऑर्डिनेट ऑफ C को हमने फाइंड करा और यहाँ पर क्वेश्चन में एक पॉइंट था, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट विच इज़ इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द 3 वर्टेक्स ए ओ एंड बी। देखो वो कह रहा है एक ऐसा पॉइंट जो ए से, ओ से और बी से ट्राइंगल के, एक ट्राइंगल दिख रहा है यहाँ, एक ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, ट्राइंगल के तीनों कोनों से इक्वल दूरी पर हो, ऐसा पॉइंट। वो एक्चुअली में सेंटर होता है, सरकम सेंटर होता है वो ऐसा सर्कल जो ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस को टच करके जाए, उसको हम सरकम सर्कल बोलते हैं। और ये जो उसका सेंटर होता है ना, ये सेंटर हर वर्टेक्स से, ए से, ओ से और बी से, सबसे क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस पे, क्योंकि ये सारी क्या होती हैं, रेडियस होती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये जो सी था ना, मिड पॉइंट, ये एक्चुअली में एक तरीके से एक सर्कल का सेंटर है। और कौन से सर्कल का सेंटर, वो सर्कल जो ए से भी जा रहा है, बी से भी जा रहा है और ओ से भी जा रहा है, ठीक है। तो ये सर्कम सेंटर था और यहाँ पे क्वेश्चन में सी को क्या बोला था कि ये मिड पॉइंट है, ठीक है। तो हमें बस इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने थे कि सी के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, एक्स और वाई, यानी ऑप्शन ए आना था इसमें 13th वाले में। 14th में आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करके देखनी है। तो आप यहाँ देखोगे पहली मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स का जो रो है वो मैच नहीं कर रहा, और जब तक ये मैच नहीं होगा तो दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल ही नहीं होता। तो यहाँ पर आपका प्रोडक्ट इज़ नॉट पॉसिबल, ऑप्शन डी आना था, ठीक है। 15th पार्ट लास्ट जीपी टॉपिक से था। 9th टर्म ऑफ जीपी इज़ ए पॉजिटिव टर्म। वो कह रहा है जो नवा टर्म है जीपी का वो पॉजिटिव आएगा। नवा टर्म कैसे निकालते हैं, T9 ए आर की पावर 9 - 1 यानी ए आर की पावर 8। और जब आप रेशो फाइंड करोगे ना, यहाँ पे ये वैल्यूज़ दी हैं, कंसेक्यूटिव वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, अगर आप इनका रेशो निकालोगे ना तो रेशो आएगा -2, यानी कि आर की वैल्यू -2 डलेगी। और ए क्या है, फर्स्ट टर्म में तो आप 6 डाल दोगे, यहाँ सीरीज़ में दिख ही रहा है कि फर्स्ट टर्म कौन है, 6। आर में भरोगे -2 और पावर में क्या लोगे, 8, क्योंकि पावर इवन है, 2 के टेबल वाली है। तो ये जो नेगेटिव साइन है ये हट जाएगा ब्रैकेट को ओपन करने पे और आंसर क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा, ठीक है ना। अब इन्होंने बोला है रीज़न में कि -2 की पावर 8 जो है वो हमेशा पॉजिटिव होगा, इस वजह से इसमें जो नवा टर्म आ रहा है वो पॉजिटिव टर्म आएगा। तो ये बात बिल्कुल सही है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन मतलब एजर्शन भी सही है और रीज़न भी सही है। और जो रीज़न है वो इस एजर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है प्रॉपर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी आना था, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। एपी टॉपिक से ये क्वेश्चन था। 4th और 7th टर्म आपको दे रखे थे, तो 4th टर्म से एक इक्वेशन बनानी थी, 7th टर्म में फार्मूला लगा के एक दूसरी इक्वेशन बनानी थी। दोनों को सॉल्व करके फर्स्ट टर्म को 6 फाइंड करना था और डिफरेंस 18 फाइंड करना था। और जब फर्स्ट टर्म और डिफरेंस आ जाते
तो आपसे क्या पूछा है, सम भी बताओ फर्स्ट 10 टर्म का। तो सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स का फॉर्मूला लगाते एस एन वाला फॉर्मूला। एस एन क्या होता है, एन अपॉन 2a + n - 1 × d। सिंपल वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी थी और आपका आंसर आता 870। तो ये तो सेकंड का फर्स्ट पार्ट था। सेकंड का सेकंड पार्ट मैट्रिसेस टॉपिक का था। सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही इजी था। ए बी की वैल्यू दे रखी है आपको, तो ए बी बनता कैसे है, ए और बी की मल्टीप्लाई करके ए बी आता है। आपको यहाँ सिंपल ए के नीचे ए की वैल्यू मैट्रिक्स लिखनी थी, बी के नीचे बी मैट्रिक्स और ए बी के नीचे ए बी मैट्रिक्स लिखनी थी। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके दिखाना था और फिर उसके बाद कंपेयर करके जो ए और बी फाइंड करने थे वो आपको यहाँ निकालने थे। ठीक है, ए मैंने यहाँ निकाल रखा है और बी भी निकाल रखा है, ये बी ये रहा। कंपेयर करने पे बी 0 आया और ए 4। तो ये था आंसर सेकंड के सेकंड पार्ट का। थर्ड पार्ट सर्कल्स टॉपिक से था। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये लाइन टच करके जा रही है, ये टेंजेंट है और टेंजेंट जिस प्लेस पर टच हुई वहाँ पर एक कॉर्ड भी बन रही है। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, टेंजेंट और कॉर्ड के जो बीच का एंगल है ये कॉर्ड से सरकमफ्रेंस पे बनने वाले एंगल के इक्वल होता है। इधर x है तो इधर भी x होना था। एंगल इन अल्टरनेट सेगमेंट प्रॉपर्टी होती है, ये मैंने यहाँ लिख रखा है। और दूसरी चीज़, सेंटर से जाने वाली लाइन डायमीटर होती है, तो ये एंगल कितना होना था, 90, ये यहाँ लिख रखा है। उसके बाद हमें क्या करना था, यहाँ पर ये बड़ा सा ट्राइंगल एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ करके x को फाइंड करना था, तो x आता आपका आंसर 29। उसके बाद ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे हाफ सर्कल 180 डिग्री का होता है। एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन प्रॉपर्टी से y भी आ जाता है आपका, y का आंसर आता 61। तो इस तरह से आपको ये सेकंड का थर्ड पार्ट करना था। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पर। थर्ड क्वेश्चन रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम टॉपिक से था। एक पॉलिनोमियल दिया है, इसको जब x + 1 से डिवाइड करा तो रिमाइंडर 6 आया, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। तो आपको रिमाइंडर 6 जो है वो इक्वल में भर के चलना था और जो k फाइंड नहीं था उसको k को फाइंड करना था वैल्यू पुट करके। तो k आता 2 और उस k को इस पॉलिनोमियल में रख के पॉलिनोमियल को दोबारा से लिखना था, ये पॉलिनोमियल आया। ठीक है, अब यहाँ पर जो मिस्टेक बच्चों ने करी होगी वो ये मिस्टेक करी होगी कि बच्चों आपने इसी से ही डिवाइड करा होगा। अगर आप इससे डिवाइड करोगे ना, अगर आप इससे डिवाइड करोगे तो कंप्लीटली डिविजिबल होगा ही नहीं। क्वेश्चन में ऑलरेडी कह रखा था कि रिमाइंडर इससे डिवाइड करके 6 आएगा, तो आपको इससे डिवाइड नहीं करना था। इसमें आपको खुद ढूंढना था कि कौन इसका फैक्टर हो सकता है पॉलिनोमियल का जिसमें रिमाइंडर 0 आए। फैक्टर का मतलब रिमाइंडर 0, तो आपको वैल्यू रख रख के देखनी थी कि कौन सी वैल्यू रख के रिमाइंडर 0 बन रहा है। तो +2 रखने पे रिमाइंडर 0 आता और ये फैक्टर बन जाता। फिर हम इससे डिवाइड करके दिखाते और फिर उसके बाद फाइनली फैक्टराइज करके 3 फैक्टर निकाल देते। तो ये वो 3 फैक्टर है, x - 2, 2x + 1, x + 3। तो ये है आपका थर्ड का फर्स्ट का आंसर। सेकंड पार्ट बहुत ही सिंपल था। यहाँ पर बोला था कि हाइट ऑफ सिलेंडर एंड कोन जो है, हाइट किसकी हाइट, सिलेंडर की हाइट और कोन की हाइट इक्वल टू डायमीटर है 7। यानी ये जो हाइट दिख रही है ये भी 7 और ये जो सिलेंडर की हाइट दिख रही है ये भी आपकी 7 है। पहले पार्ट में पूछा था आप बताओ कि अगर आप इसको, इस पूरे जो बॉटल बनाई है ये आई ड्रॉप बॉटल, इसको अगर आप किसी कार्डबोर्ड के बॉक्स में रखना चाह रहे हो तो उस कार्डबोर्ड की ऊंचाई क्या होनी चाहिए। तो इसको बॉक्स में बंद करने के लिए ऊंचाई कितनी रखनी पड़ेगी वो ये पूछ रहा था। तो ऊंचाई तो इसके बराबर ही लेनी पड़ेगी, इससे फालतू नहीं पूछी उसने मिनिमम पूछी थी, कम से कम। मैक्सिमम तो आप जितनी मर्जी ले लो, डब्बा कितना भी बड़ा ले सकते हो, मिनिमम कितनी रख सकते हैं, इसके बराबर ही रख सकते हैं। अगर इससे कम करेंगे ना, इस जो बॉटल है इसकी हाइट से कम कर देंगे तो वो बॉटल बॉक्स में आएगी नहीं। तो 7 हाइट ये हो गई, 7 हाइट ये हो गई, तो टोटल 14 हो गई। तो जो पहले में मिनिमम हाइट पूछी थी वो तो 14 थी। और दूसरे में यहाँ पर पूछा था, यहाँ मैं फिगर थोड़ी सी क्लियर नहीं है, यहाँ पे आपका शेडेड पार्ट दिया हुआ था, ये सब शेड हो रहा था, ये वाला हिस्सा ना
शेड हो रहा था। ये वो हिस्सा है जहाँ पे वो आई ड्रॉप, जो ये मेडिसिन है बॉटल के अंदर, आई ड्रॉप वाला क्वेश्चन था ना, तो यहाँ मेडिसिन भरी हुई है, नीचे से राउंडेड शेप की है, ठीक है, और ऊपर से कैप है। ये कौन है? ये तो कैप है, इसके अंदर नहीं भर सकते, ढक्कन के अंदर थोड़ी भरी जाएगी दवाई, बॉटल के अंदर रहेगी। तो ये शेडेड पार्ट था, इसका एरिया फाइंड करना था। तो ये तो सिंपल दिखाई दे रहा है, सिलेंडर के वॉल्यूम, एरिया नहीं वॉल्यूम फाइंड करना था, सॉरी, सिलेंडर के वॉल्यूम में से ये जो हेमिस्फेयर का वॉल्यूम है इसको क्या करना था? माइनस करना था। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर करना था, और ये आपका आंसर आता है इसका, ये है इसका सॉल्यूशन। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पर। लोकस टॉपिक से था ये क्वेश्चन। सबसे पहले तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना था, जो बहुत ही बिल्कुल ही सिंपल था, सब जानते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल कैसे बनाया जाता है। एक साइड खींच के ए वर्टेक्स से भी 5 का आर्क लगाना था, बी वर्टेक्स से भी 5 का आर्क लगाना था, और ये ट्रायंगल बन जाता। फिर उसके बाद बोला था सरकम सर्कल बनाओ। सरकम सर्कल होता है बाहर वाला सर्कल, जिसके लिए हम किसी भी दो साइडों को बाइसेक्ट करते, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना के। तो मैंने यहाँ इस AC लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना रखा है, ये बन रहा है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन AC, ये जोड़ दिए। ऐसे ही एक दूसरी साइड का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मैंने बना रखा है यहाँ फिगर में, ये देखो क्रॉस, ये है ना, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बने हुए हैं, और दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहाँ टकराए ये एक्चुअली में सेंटर ऑफ द सर्कल है। अब यहाँ से कंपास रख के एक सर्कल ड्रॉ करना था, जो A से भी जाता, C से भी और B से भी। और तीसरे पार्ट में लोकस पूछा है, जो इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम AB एंड BC, दो लाइनों से इक्वी डिस्टेंट पे कहा है। कौन कौन सी लाइन? AB लाइन एंड BC। तो हमें ना AB और BC के बीच के एंगल को बाइसेक्ट करना था। लोकस ऐसा, अगर ऐसा लोकस पूछा जाए जिसमें इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम 2 साइड्स बोले, तो दोनों साइड्स के बीच के एंगल को बाइसेक्ट करना था। तो AB और BC, AB लाइन ये रही, BC लाइन ये रही, इनके बीच के बने हुए एंगल को आपने बाइसेक्ट करना था। और चांस की बात है कि जो ये बाइसेक्ट एंगल किया है हमने, उसकी जो लाइन है वो एक्चुअली में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली ही लाइन आएगी, और कोई लाइन नहीं आएगी, ठीक है। तो हमने एंगल बाइसेक्टर भी बना दिया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी बना दिया। अब आपसे कहा था आप ना मार्क करो पॉइंट को जहाँ पे सरकम सर्कल में टकराएगा लोकस, वो D, ये रहा सर्कल, ठीक है। और लोकस कौन था? लोकस था एंगल का जो बाइसेक्टर बनाया था। ये जो बाइसेक्टर बना रखा है ना एंगल का, ये लाइन जा रही है, ये एंगल की बाइसेक्टर है, ये सरकम सर्कल में टकराई यहाँ पर, इस पर D डालना था, ठीक है, और कहीं D नहीं डालना था। अब इस फिगर को ज्वाइन करना था, तो ये फिगर का नाम पूछा था, ज्योमेट्रिकल नेम, इसका नेम है काइट। दिस इज काइट। वाई दिस इज काइट? क्योंकि इसके काइट के डायगोनल बाइसेक्ट हो रहे हैं, परपेंडिकुलर है, और एक डायगोनल बाइसेक्ट हो रहा है, एक डायगोनल, ठीक है। काइट की प्रॉपर्टी होती है ये ऐसे। ये जो डायगोनल था ना, ये जो डायगोनल था, ये आधा आधा बटा, और किसकी वजह से बटा? दूसरे डायगोनल की वजह से, जो परपेंडिकुलर था, ठीक है। ये आधा आधा बटा। काइट की प्रॉपर्टी होती है कि डायगोनल एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी होते हैं, और एक डायगोनल बाइसेक्ट होता है, दूसरा नहीं होता। ये काइट की फिगर थी, ठीक है ना, ये मैं हाईलाइट करता हूँ ऐसे, ये दिस इज काइट, ये काइट था, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये थर्ड पार्ट करना था। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन 4 ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज टॉपिक से था, ये रहा इसका सॉल्यूशन, मैंने यहाँ कर रखा है। इसका जो सेकंड पार्ट था वो आपका GST टॉपिक से था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये, इसका मैंने यहाँ सॉल्यूशन पूरा कर रखा है। फाइनल आंसर जो टोटल बिल आना था 24,192 आना था, ठीक है, ये इसका आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट। ये आपका सिमिलैरिटी टॉपिक का है। यहाँ पर आपको ADE और ABC को सिमिलर प्रूव करना था। तो ये ट्राइंगल और ABC बड़ा ट्राइंगल, इनको सिमिलर प्रूव करने के लिए एक तो A एंगल कॉमन हो जाता, और दूसरा एंगल पैरेलल लाइन के ऊपर वाले इंटीरियर अल्टरनेट हो जाते। मैंने यहाँ दिखा रखा है, फर्स्ट पार्ट ये है, इसका फर्स्ट पार्ट कॉमन,
और करस्पॉन्डिंग एंगल पैरेलल लाइन के ऊपर वाले, इंटीरियर अल्टरनेट नहीं है ये, करस्पॉन्डिंग एंगल है ये, और ए पोस्टुलेट से दोनों ट्राइंगल क्या हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपसे कहा था रेशो भी फाइंड करो डीई का और बीसी, डीई और बीसी का रेशो। तो डीई बीसी का रेशो के लिए आपको करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन, सिमिलर ट्राइंगल की करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शन में होती हैं, ये प्रॉपर्टी यूज़ करनी थी, जिसमें आपको एक रेशो दिया हुआ ही था, दूसरा आप फाइंड करना था। तो ये हमने यहाँ फाइंड करके दिखा दिया कैसे है। तो आंसर आना था इसका 2/5 यानी 2:5, ठीक है। बी पार्ट में जो सिमिलर प्रूव करने थे वो भी मैंने यहाँ करके दिखा रखे हैं, और उसके बाद एरिया जो फाइंड करना था उसका फाइनल आंसर भी यहाँ फाइंड करके दिखा रखा है। तो फाइनल आंसर आना था 100 स्क्वायर यूनिट एरिया का। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पर। मोड टॉपिक से था ये क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल था क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का कोई लेवल ही नहीं था, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। यहाँ पर आपसे पूछा था फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हुज हाइट इज़ 150 सेंटीमीटर एंड अबव। ऐसे बच्चे बताओ जिनकी हाइट 150 या उससे ज़्यादा है। हाइट 150 या उससे ज़्यादा ये वाली है, यहाँ से यहाँ तक ये हाइट है जो 150 से आगे वाली है, ठीक है। तो ये ग्राफ कितना दिख रहा है, ये ग्राफ आपको दिख रहा है 9 और ये ग्राफ दिख रहा है 4, दोनों को ऐड करना था तो आंसर 13 आता। और दूसरे पार्ट में पूछा था मॉडल हाइट। मॉडल हाइट क्या होती है, मॉडल हाइट मॉडल क्लास होती है। अब जिन बच्चों ने मोड लिखा होगा उनका भी करेक्ट माना जाएगा, और जिन्होंने क्लास इंटरवल लिखी होगी जहाँ से जहाँ तक वैल्यू आ रही है वो भी करेक्ट माना जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपने ये क्रॉस दिख रहा है, ये वैल्यू जब आप नीचे रीड करोगे ना यहाँ पर तो ये 137 आएगी। तो मॉडल हाइट 137 है, और जो उसकी मॉडल क्लास है, वैसे करेक्ट आंसर 137 है, लेकिन जो मॉडल क्लास है वो 130 से 140 है, ठीक है। तो ये आंसर आना था इसका। और तीसरा पार्ट था टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बताओ। तो ये जितने बच्चे थे, यहाँ 6 थे, यहाँ 2 थे, ये ग्राफ कितना था 9 तक, ये ग्राफ 14 था, ये सब आपस में ऐड करने थे बस, तो 56 स्टूडेंट आ जाते। तो इस तरह से आपको ये थर्ड का फर्स्ट करना था। सेकंड पार्ट, ए के कोऑर्डिनेट बी के कोऑर्डिनेट दिए हैं, वो कह रहा है ए बी इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट पी। ए बी टकराई एक्स एक्सिस से पी पर, यानी पी किसके अंदर आ गया, एक्स के अंदर। तो पॉइंट पी जब एक्स के अंदर आ गया तो एक्स के अंदर आने वाली पॉइंट में वाई की वैल्यू 0 होती है। तो मैंने यहाँ लेट किया कि पी के कोऑर्डिनेट x, 0 है, y में तो 0 लिया जाएगा, बट x में क्या लिया जाएगा वो अभी हमें कंफर्म नहीं है, तो अल्फ़ाबेट ले लिया। a और b हमें दे ही रखे थे। रेशो फाइंड करना था। रेशो फाइंड करने के लिए जो लाइन दी थी उसके बीच में एक पॉइंट p आ रहा था, p के कोऑर्डिनेट में x वाला पता नहीं था, y वाला पता था। तो रेशो फाइंड करने के लिए यही हमारी हेल्प करेगा y रेशो को फाइंड करने में। तो y का फॉर्मूला लगाया और हमने रेशो को फाइंड किया। उसके बाद जब रेशो पता चल गया तो ये जो p कोऑर्डिनेट अधूरा था जिसमें x पता नहीं था, अब x का फॉर्मूला लगा के x को भी पता किया, तो फाइनली p के कोऑर्डिनेट आ गए -8 एंड 0। तो इसका आंसर आना था -8 एंड 0 और रेशो 1:5। थर्ड पार्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन टॉपिक से था। एक इक्वेशन दी हुई थी, पहले इस इक्वेशन को ना सिंप्लीफाई करना था। ये होल स्क्वायर दिया है, ये होल स्क्वायर को ओपन करना था फॉर्मूले से, a - b का होल स्क्वायर लगा के। फिर उसके बाद a, b और c आइडेंटिफाई करके फॉर्मूले में पुट करने थे और आपको इस तरह से फाइंड करना था। और 3 सिग्निफिकेंट फिगर से आंसर मांगा था। तो सिग्निफिकेंट फिगर स्टार्टिंग से गिनी जाती 1, 2, 3, और ये जो चौथी वाली है इसको देखा जाता ये 5 से ज़्यादा है, 5 से ज़्यादा है तो पीछे वाली में बढ़ जाएगी, तो 8.89 आना था। और इसमें भी क्या करना था, 3 तक लिखना था। तो शुरू से 3, यहाँ पे शुरू वाली वैल्यू 0 है, इसको कंसीडर नहीं करना, इसको इग्नोर करना है। शुरू की 3 डिजिट 1, 2, 3 ये है, और जो चौथी वाली है 3 तक तो लिखना है, चौथी वाली को चेक करना है, वो 5 है, 5 है ना, 5 या 5 से ज़्यादा होने पे पीछे बढ़ जाती है एक वैल्यू, तो 112 की जगह 113, तो पॉइंट 113 आना था। तो ये था फिफ्थ का थर्ड। सिक्स्थ का फर्स्ट शेयर एंड डिविडेंड टॉपिक से था।
बहुत सिंपल क्वेश्चन था। पहले में इन्वेस्टमेंट पूछा था तो इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला लगा के आंसर निकालना था। बस यहाँ पे प्रीमियम बोला था, प्रीमियम कहता है महंगा, महंगा मिल रहा था 25 रुपये महंगा, तो 25 रुपये को बढ़ा के मार्केट वैल्यू तैयार करनी थी और उसके बाद मार्केट वैल्यू के हिसाब से इन्वेस्टमेंट वाले पैसे फाइंड करने थे, ठीक है। और दूसरे पार्ट में रेट ऑफ डिविडेंड मांगा था, तो डिविडेंड दिया था आपको क्वेश्चन में, और डिविडेंड का परसेंटेज मांगा था। तो डिविडेंड अर्नड का फार्मूला होता है, कितना डिविडेंड कमाया जाएगा उसका फार्मूला होता है, ये वो फार्मूला है, और इसके इक्वल में इसका आंसर भरा हुआ है जो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था, और डिविडेंड का परसेंट फाइंड करना था। 9% आंसर आता है इसका। और जो तीसरा पार्ट था प्रॉफिट परसेंट निकालो, उसके लिए हमें ये फार्मूला यूज़ करना था, और प्रॉफिट परसेंट का आंसर आता 7.2। तो इस तरह से आपको ये फर्स्ट पार्ट करना था। अब आते हैं नेक्स्ट पे। सेकंड पार्ट में मीन फाइंड करने को आया था स्टेप डेविएशन मेथड से। तो स्टेप डेविएशन का फार्मूला होता है a प्लस सिग्मा एफ टी अपॉन सिग्मा एफ इंटू आई। ये फार्मूला यहाँ यूज़ करना था। टेबल में सारी वैल्यूज़ ये मैंने यहाँ सॉल्व करके दिखा रखी है, और इसका जो आंसर आना था वो आंसर आता है 26.24। तो इस तरह से आपको ये सेकंड पार्ट करना था। थर्ड पार्ट में ये आपका क्वेश्चन जो है लीनियर इक्वेशन टॉपिक से आया था। लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, सॉरी लीनियर नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन टॉपिक का है। यहाँ पर ना आपको डिफरेंस ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 5 दिया था, तो एक नंबर को हमने एज्यूम करा और दोनों का डिफरेंस 5 था तो दूसरा 5 कम लिया, ठीक है। फिर वो कह रहा था सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 3/10, रेसिप्रोकल का सम 3/10 है। तो पहले तो रेसिप्रोकल निकाला, x का रेसिप्रोकल 1/x हुआ, और जो x माइनस 5 था उसका रेसिप्रोकल क्या हो गया 1/x माइनस 5। इनका जो सम है वो 3/10 है। इसे सॉल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार करनी थी। यहाँ मैंने ये बना रखी है, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी। इसको फैक्टराइज करना था। फैक्टराइज करने के बाद x की 2 वैल्यू आती, एक वैल्यू तो नेचुरल नंबर है और दूसरी वैल्यू फ्रैक्शन आ रही है जिसको हम काट नहीं सकते, डेसिमल में बनता है ये आंसर। उसने क्वेश्चन में साफ साफ कहा था कि नेचुरल नंबर बताओ, ये नेचुरल है ही नहीं, ये तो डेसिमल नंबर है, फ्रैक्शनल है, ठीक है। तो आपका जो करेक्ट आंसर यहाँ पे 10 के अकॉर्डिंग 2 नंबर जो आते, पहला 10 और दूसरा 5, ये आंसर आना था इसका थर्ड पार्ट का। अब देखिए नेक्स्ट, सेवंथ का फर्स्ट हाइट एंड डिस्टेंस टॉपिक से था। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। आपको यहाँ 2 राइट ट्राइंगल दिख रहे हैं, दोनों राइट ट्राइंगल में आपको 10 का फॉर्मूला लगाना था, और एक में CB को फाइंड करना था और दूसरे में DB को फाइंड करना था। और ट्रिग्नोमेट्री टेबल की बुक मिलती है आपको एग्जाम हॉल में, बस आपको उस बुक की हेल्प से ये वैल्यूज़ को फाइंड करके यहाँ वैल्यूज़ फिल करनी थी। और हाइट ऑफ फ्लैग पोल, ये हाइट बताई नहीं थी यहाँ से यहाँ तक, तो पूरी में से नीचे की क्या करनी थी, माइनस करनी थी, और आंसर आता 4.85 मीटर। लेकिन क्वेश्चन में लिखा है नियरेस्ट मीटर में लिखो, तो वो कंपलसरी था। 1 नंबर इसी बात के होते हैं, अगर आपने नियरेस्ट मीटर में नहीं लिखा होगा तो मार्क्स डिडक्ट होंगे, कटेंगे मार्क्स। नियरेस्ट मीटर का मतलब है आपको डेसिमल वाला पार्ट नहीं लिखना, तो राउंड ऑफ करना था। इसमें पॉइंट के आगे वाली वैल्यू 5 से बड़ी है तो राउंड ऑफ करके 5 मीटर बनता आंसर इसका। नेक्स्ट पार्ट जो था मीडियन टॉपिक से था। यहाँ पे ओजाइव ड्रॉ करना था, ये मैंने ओजाइव ड्रॉ कर रखा है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की हेल्प से यहाँ ओजाइव बनाना था, और फिर उसके बाद मीडियन का फॉर्मूला लगा के मीडियन की वैल्यू फाइंड करनी थी, 56 आती। और परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हुज वेट इज़ 60 kg और मोर फाइंड करना था। तो यहाँ पर 100 माइनस 69, कुछ बच्चों ने ना यहाँ मिस्टेक करी होगी डेफिनेटली। यहाँ पर 60 kg वेट, 60 kg वेट अगर आप देखोगे तो 60 kg वेट ये है, ये जा रहा 60 kg, 60 kg वेट ग्राफ में यहाँ टकराया तो यहाँ वैल्यू दिख रही है 70। लेकिन यहाँ पर हमें क्वेश्चन में साफ साफ कहा है पर बच्चों को फाइंड करो जिनका वजन 60 kg हो या उससे अधिक, मतलब 60 वाले वजन वाले बच्चे को भी लेना है और इनसे ऊपर वालों को भी। यानी कि हमें जो जिसका वजन 60 था ना, 60 किलो वजन,
ये वाला बच्चा, ये इंक्लूड करना है हमें, इनके नीचे वालों को नहीं लेना। तो हमें यहाँ पर माइनस जो करना था ना वो 69, अगर आपने 70 माइनस किया होगा तो मिस्टेक मानी जाएगी, वो 70 माइनस नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में 60 kg भी इंक्लूड करने को कहा है। अगर वो कहता मोर देन 60, बस मोर देन 60 होता, तब आप 70 वाली वैल्यू माइनस कर सकते थे, लेकिन अब आपको 69 माइनस करना था और आंसर ये आता। फिर इसका परसेंटेज बनाते। परसेंटेज बनाने के लिए क्या करते हैं, जिसका परसेंटेज बना रहे हैं वो बच्चे 31 ऊपर आएंगे। टोटल स्टूडेंट्स इन्हें क्लास जो थे वो क्वेश्चन में 100 स्टूडेंट बोले थे, तो 100 डलना था, और परसेंटेज फाइंड करने के लिए 100 आता, 100 से 100 कट जाता और 31 आंसर आता। ठीक है। तीसरे पार्ट में मुझे क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट लग रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन इनकम्प्लीट सा लग रहा है। यहाँ पर द वेट अबव विच, यहाँ पे हैवीएस्ट कहना चाहिए था, हैवीएस्ट कहता, या कम वजन, हैवीएस्ट, हैवी का उल्टा क्या होता है, लाइट वेट वाले, तो या तो हैवीएस्ट बोलना चाहिए था या लाइटेस्ट बोलना चाहिए था, कोई सी भी बात नहीं बोली। यहाँ पर फिलहाल आपको 20% निकालना था, टोटल स्टूडेंट 100 थे, तो 20% 100 का निकालोगे तो 20 बच्चे आएंगे। हैवीएस्ट 20 बच्चे जो है ना वो क्लास में सबसे ऊपर वाले हैं, 20 बच्चे, हैवीएस्ट 20 ये वाले, ये 10 बच्चे ये रहे और 10 बच्चे ये रहे। ये जो बच्चे हैं ना, ये वाला हिस्सा ये हैवीएस्ट वाले में गिना जाएगा, इधर का हिस्सा ये हैवीएस्ट वजन है। ठीक है ना, सबसे भारी वजन वाले बच्चे ये हैं 20। तो ये वजन कौन सा है, यहाँ पर आ रहा है 65। ठीक है ना, लेकिन नहीं 65 नहीं, ये देखोगे मैंने यहाँ डॉटेड डॉटेड बना रखी है लाइन, ये लाइन आ रही है डॉटेड, ये डॉटेड लाइन आई, यहाँ टकरा के ये नीचे आई, 65 नहीं है, ये 63 आ रही है, 62.5 या 63, 62.5 या 63 के अप्रॉक्स आना था इसका आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन में यहाँ थोड़ी सी मुझे डाउटफुल है, तो फिलहाल ये ऐसे करना था। ठीक है, अगर आपने अटैम्प्ट करा होगा और क्वेश्चन की एरर होगी तो आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे, क्योंकि ये आपकी मिस्टेक नहीं है, क्वेश्चन की मिस्टेक है। ठीक है, चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 8 बैंकिंग टॉपिक से था। रोहित और विनय 2 लोग थे, दोनों ने बैंक में पैसा जमा किया सेम ब्याज दर पे 2 साल के लिए, दोनों ने सेम टाइम के लिए करा। विनय जमा करता है 300 रुपये पर मंथ। ठीक है, तो उसकी ब्याज कितनी बनी वो हमने यहाँ फाइंड करी, और 600 ब्याज बनी है विनय की। ठीक है, अब रोहित का जो इंटरेस्ट है वो 800 ज़्यादा है विनय से, तो रोहित का इंटरेस्ट हमने खुद बना लिया, हिंट दे ही रखा था, विनय से 800 बढ़ाकर बना लिया, 1400 आया। फिर इंटरेस्ट ऑफ रोहित का फॉर्मूला भी लगाया, और इंटरेस्ट के नीचे जो ऊपर तैयार करा था हिंट की हेल्प से वो भर दिया, और एक तरफ फॉर्मूला चलाया और जो प्रिंसिपल था उसको फाइंड कर दिया। तो 700 आंसर था इसका फर्स्ट का। अब आते हैं नेक्स्ट पे। सेकंड पार्ट जीपी टॉपिक से था। क्वेश्चन में कॉमन रेशो पूछा था फर्स्ट टर्म, और दिया क्या क्या था, एक तो फोर्थ टर्म दिया था, फोर्थ टर्म का फॉर्मूला लगा के एक इक्वेशन बनाई, और सेवन्थ टर्म दिया था, सेवन्थ टर्म का फॉर्मूला लगा के एक इक्वेशन बनाई। अब 2 इक्वेशन को ना आपस में डिवाइड करके रेशो बनाना था, और रेशो को पुट करके किसी इक्वेशन में ए बनाना था फर्स्ट टर्म। सिंपल क्वेश्चन था, तो इस तरह से आपको ये सेकंड पार्ट करना था। थर्ड पार्ट रिफ्लेक्शन टॉपिक से आया था, बहुत ही इजी था। इस बार आपका जो क्वेश्चन पेपर आया है, क्वेश्चन पेपर का लेवल बहुत ही इजी है, ऐसा नहीं है कि कोई ना कर पाए, तो ये तो आपके लिए प्लस पॉइंट था कि आपको इतना इजी पेपर मिला। तो ये भी क्वेश्चन कुछ हार्ड नहीं था, बहुत डिफ़िकल्ट नहीं था, सिंपल सा क्वेश्चन था। रिफ्लेक्शन आपको सबको पता ही है, एक्स एक्सिस के रिफ्लेक्शन करने के लिए वाई के साइन बदले जाते हैं, ओरिजिन में रिफ्लेक्शन करने के लिए दोनों के साइन बदले जाते हैं, और वाई एक्सिस में रिफ्लेक्शन करने के लिए एक्स के साइन बदले जाते हैं, और फिर ये प्लॉट करके इस तरह की फिगर बन जाती, 4 पैरेललोग्राम आ जाते हैं, 1 2 3 4, ये 4 पैरेललोग्राम आने थे। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये थर्ड पार्ट करना था। अब आते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 9 फर्स्ट पार्ट ये जो था आपका लीनियर इनइक्वेशन टॉपिक से था। यहाँ पर हमने
लेफ्ट हैंड वाला पार्ट सॉल्व किया है और राइट हैंड वाला पार्ट सॉल्व किया है, दोनों को मर्ज करके और सॉल्यूशन बना दिया। सॉल्यूशन अगर आपने नहीं बनाया होगा तो एग्ज़ाम में मार्क्स डिडक्ट होंगे। कुछ बच्चे यहाँ तक करके छोड़ देते हैं बस। ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना था आपको, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के बाद उस सॉल्यूशन सेट लिखने के बाद नंबर लाइन बनानी थी, तो नंबर लाइन इस तरह से बननी थी। ये था 9th का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट फिगर बनी हुई थी ग्राफ में, आपको इसके कोऑर्डिनेट ढूंढने थे, ए के, सी के और बी के। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। ए के कोऑर्डिनेट ये रहे, बी के -1 2 और सी के 6 और 2। दूसरे पार्ट में पूछा था मिड पॉइंट ऑफ ए सी पहले फाइंड करो, तो मिड पॉइंट ऑफ ए सी बनाया। उसके बाद इक्वेशन ऑफ लाइन बनानी थी जो पैरेलल हो किसके, ए बी के पैरेलल, तो ए बी का स्लोप तैयार करा। और जो लाइन ए बी के पैरेलल है उसका स्लोप ए बी के ही बराबर होगा, क्योंकि जो लाइनें पैरेलल होती हैं ना उनके स्लोप सेम होते हैं, तो स्लोप हमें वही लेना है जो ए बी का आया है। फिर इक्वेशन ऑफ लाइन का फार्मूला लगा के उसमें वैल्यूज़ पुट करके स्लोप की और पासिंग पॉइंट की इक्वेशन ऑफ लाइन बन जाती। सिंपल क्वेश्चन था। ये था आपका पार्ट नंबर सेकेंड। पार्ट नंबर थर्ड मेंसुरेशन टॉपिक से आया है। 3 फिगर्स हैं, स्फेयर, सिलेंडर, कोन। वो पूछ रहा है टोटल सरफेस एरिया बताओ, तो तीनों के फॉर्मूले लगा दिए हमने सिंपल। फिर इसमें कॉमन ओमन निकाल के, सलेंट हाइट नहीं थी यहाँ पर, सलेंट हाइट फाइंड करी। उसके बाद सारी वैल्यू सब्सटीट्यूट करके ये आंसर सरफेस एरिया का बना दिया। फिर उसके बाद कॉस्ट फाइंड करनी थी। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट दे रखी थी, तो टोटल कॉस्ट मल्टीप्लाई करके फाइंड कर ली, तो ये आना था आंसर 1188। अब आते हैं नेक्स्ट पे। टेंथ फर्स्ट पार्ट। x की वैल्यू आपको गिवन थी, इसमें आपको x अपॉन ए फाइंड करना था। तो जो हमारे पास लेफ्ट हैंड पे x है उसके अपॉन में a चाहिए था, तो डिवाइड बाय a ऑन बोथ साइड करना था। सिंपल, ये मैंने कर रखा है, देखो ए को कट करा और x अपॉन ए का आंसर तैयार कर लिया, बस इतना करना था इसमें। और प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्रोपोर्शन का यूज़ करके इसको फाइंड करना है। तो इसे फाइंड करने के लिए हमें फर्स्ट पार्ट की हेल्प लेनी पड़ेगी। फर्स्ट पार्ट का आंसर ये आया था। इसमें कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाना था, ऊपर प्लस हो जाते नीचे माइनस, लेफ्ट हैंड पे भी और राइट हैंड पे भी, और ये आंसर आ जाता। बस इतना करना था इसमें, और कुछ नहीं। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था 10th का फर्स्ट। टेंथ का सेकंड प्रोबेबिलिटी टॉपिक से आया था। एक टेबल दी है और यहाँ पे आपसे पूछा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 गर्ल चाइल्ड। तो 1 गर्ल चाइल्ड कितनी फैमिलीज़ में है, 165 फैमिलीज़ में है। और टोटल फैमिलीज़ क्या थी, टोटल फैमिलीज़ 300 थी, ठीक है। टोटल फैमिलीज़ कितनी थी, 300 फैमिलीज़ थी। और 300 फैमिलीज़ में से 2 लड़कियां कितने परिवारों में थी, 95, ठीक है। एक लड़की कितने परिवारों में थी, 165, मतलब एक लड़की और एक लड़का। जब एक लड़की है तो दूसरे, यहाँ पे जो सर्वे किया गया था, देखो क्वेश्चन बोला है सर्वे किया गया है 300 फैमिली का जिनके पास 2 चिल्ड्रन हैं, जिनके पास 2 बच्चे हैं। दोनों के दोनों लड़कियां 95 पे हैं, एक लड़की एक लड़का 165 पे है। एक भी लड़की नहीं, सारे लड़के। ये कौन सा है, नो गर्ल, दैट मीन्स ये बॉयज़ वाला कॉलम है। तो ऐसे कितनी फैमिली है जिनमें बॉयज़ हैं, 40 फैमिलीज़ हैं जिनमें बॉयज़ हैं, ठीक है। पहले पार्ट में पूछा था गर्ल का बताओ, 1 गर्ल चाइल्ड का, तो 1 वाला आंसर 165 था, तो 165/300 करते आंसर आ जाता, ठीक है। दूसरा था एक या उससे अधिक, एक होगा तो भी और उससे अधिक होंगी तो भी, मतलब एक लड़की और 2 लड़की दोनों को कंसिडर करना था। एक वाला भी लेना था, 2 वाला भी, दोनों को प्लस करके और अपॉन में टोटल फैमिलीज 300 आती और कट करके ये आंसर आ जाता। तीसरे पार्ट में पूछा था नो बॉय चाइल्ड, ऐसे परिवार जिनमें एक भी लड़का नहीं है, एक भी लड़का नहीं है, ऐसे कितने परिवार हैं। अब एक नो बॉय चाइल्ड, एक भी लड़का नहीं है, तो एक भी लड़का नहीं का मतलब गर्ल चाहिए थी, क्या चाहिए थी, गर्ल। वो कह रहा है ना, यहाँ पे ध्यान दो, देखो ये जो है ये मैंने यहाँ मिस्टेक कर रखी है, ये नहीं है आंसर इसका। क्वेश्चन में बोला है 300 परिवार,
300 परिवार में से ये ऐसे परिवार हैं जिनमें कितने बच्चे हैं, 2-2 बच्चे हैं, ठीक है, 2-2 बच्चे। 95 फैमिली ऐसी है, 95 फैमिलीज ऐसी हैं जिनके पास दोनों की दोनों गर्ल थी, ठीक है। यहाँ पे क्या है, बोथ गर्ल, ठीक है। यहाँ पर क्या है, 1 गर्ल और 1 बॉय, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, नो गर्ल, नो गर्ल। यहाँ पर क्या है, एक भी लड़की नहीं है, दैट मीन्स कितने बॉयज़ हैं, 2 बॉयज़ हैं यहाँ, ठीक है ना। जब लड़की है नहीं तो दोनों के दोनों बॉय हैं यहाँ। अब क्वेश्चन सी में जो था यहाँ पे पूछा था एक भी लड़का नहीं होना चाहिए, ऐसे कितने परिवार हैं, नो बॉय चाइल्ड, एक भी लड़का नहीं, नो बॉय। तो यहाँ तो 2 लड़के हैं और यहाँ 1 है। नो बॉय चाइल्ड का मतलब है दोनों की दोनों लड़की, ठीक है। ये मैंने गलत कर रखा है, यहाँ पे दोनों की दोनों गर्ल्स के बारे में बात करी थी, तो आंसर आना था इसका 95/300, ठीक है। फिर इन्हें कट कर देते और आंसर आ जाता, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा जो गलती मैंने किया। आई होप मैंने ये जो मिस्टेक जल्दबाजी में, क्योंकि मैंने बहुत हरी भरी में पेपर सॉल्व किया आज, तो आई होप आपने भी ये मिस्टेक करी होगी कुछ स्टूडेंट ने, जो मैंने करी थी। मैंने अभी देखा ये और मेरे एकदम फोकस हुआ मेरा यहाँ, जो मैंने हेडिंग पढ़ी ऊपर की। अगर आपने सिर्फ टेबल को देखा होगा तो डेफिनेटली आपने गलती करी होगी। ये हेडिंग पढ़नी ज़रूरी होती है, इसीलिए क्वेश्चन को पूरा रीड करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आई होप क्लियर हो गया होगा मैंने क्या कहा। 300 परिवार में से सर्वे किया गया और ये वो 300 परिवार थे जिनके पास 2-2 बच्चे थे, ठीक है। दोनों की दोनों गर्ल होना 95 परिवार में था, दोनों की दोनों गर्ल, इनमें एक भी लड़का नहीं है, दोनों लड़कियां हैं, ठीक है। तो यहाँ जो थर्ड वाला था वो यही पूछ रहा था, नो बॉय चाइल्ड, एक लड़का नहीं होना चाहिए, एक भी नहीं होना चाहिए, तो सारी लड़कियां। तो उसने इनडायरेक्टली घुमा फिरा के ऐसे बोला। वो कहने को सीधा सीधा ये भी पूछ सकता था कि बोथ गर्ल चाइल्ड बताओ, बोथ गर्ल चाइल्ड को घुमा फिरा के ऐसे लिख दिया कि एक भी लड़का नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। इनको नहीं ले सकते हम, क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में साफ साफ बोला है एक नो बॉय, तो इसमें तो एक बॉय है और इसमें दोनों बॉय हैं, मतलब ये भी नहीं लेना और ये भी नहीं लेना, लेना तो ये है। तो ये था आंसर इसका सी पार्ट का, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन सर्कल टॉपिक से था। सबसे पहले ये एक टेंजेंट और ये एक कॉर्ड, टेंजेंट और कॉर्ड के बीच का एंगल अल्टरनेट सेगमेंट वाली प्रॉपर्टी लगा के ये वाला, क्योंकि ये कॉर्ड के 2 कोने हैं और दोनों कोनों से एक लाइन ऊपर यहाँ गई, एक लाइन ऊपर यहाँ ज्वाइन हो गई सरकमफ्रेंस पे, तो ये एंगल 40 लिया जाता। एक्स की वैल्यू क्या आनी थी यहाँ 40, क्योंकि एंगल इन अल्टरनेट सेगमेंट यहाँ है, ये आपका एक्स का आंसर, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना था, सरकमफ्रेंस वाला इस वाले आर्क से, सरकमफ्रेंस वाला 40 है तो सेंटर वाला दुगना होगा, ये 80 आना था, ये मैंने यहाँ निकाल रखा है, वाई का आंसर 80। उसके बाद क्या करा, ये बड़ा सा ट्राइंगल लिया, ये जो बड़ा सारा ABC ट्राइंगल दिख रहा है, इसकी 2 साइडों पे इक्वल के मार्क थे, तो ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्या होंगे ये तो पता नहीं, बस इतना पता है कि इक्वल होंगे। अब उसके बाद एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई और ये जो दोनों अलग अलग नाम से दिख रहे थे इनको सेम नाम से भर दिया, ABC और उसकी हेल्प से ABC को फाइंड कर लिया कि ये ABC कितना आया, 70, ठीक है। अब ये 70 आ गया और ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये 70 तो इसके सामने वाला 110 हो गया। एंगल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, ये निकाल रखा है मैंने, इसके बाद का वर्ग यहाँ है, ठीक है। उसके बाद क्या किया, ये छोटा सा ट्राइंगल दिख रहा होगा, ये छोटा सा ट्राइंगल, इसमें 2 रेडियस हैं आपकी, 3 मार्क से दिखा देता हूँ, ये एक रेडियस है, ये दूसरी रेडियस है, सेम सर्कल की रेडियस इक्वल होती है, यहाँ मैंने लिख दिया। और ये ट्राइंगल की 2 साइड इक्वल है रेडियस की वजह से, तो 2 एंगल भी इक्वल होंगे, यानी जितना एंगल ये उतना एंगल ये। अब पता तो दोनों में से कोई सा भी नहीं, ये पूरा पता था 70, लेकिन हमें अब इतना चाहिए, ये हमारे पास है नहीं और ये भी नहीं है, बस इतना पता है कि ये आपस में क्या है, इक्वल है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल प्रॉपर्टी से। तो हमने इस छोटे से ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी को लगाना था, ये मैंने यहाँ सॉल्व करके दिखा रखा है, देखो एंगल सम प्रॉपर्टी लगा रखी है और दोनों को एक ही नाम से लिख दिया। और OBC जो है ना, OBC ये कॉर्नर वाला एंगल, ये हमने यहाँ फाइंड करा
और फाइंड करने के बाद OBC का आंसर आया 50, यानी ये जो एंगल है ये 50 है और ये कितना है 70। तो 50 और 70 में से 50 हटा देंगे तो ये W भी आ जाएगा। ये मैंने यहाँ W बना रखा है, W का आंसर 20 आना था। तो इस तरह से आपको ये थर्ड पार्ट करना था।